जय हिंद। हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ व्यापम एवं अन्य जो कंपटीशन एग्जाम है दोस्तों, उसमें कंप्यूटर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जो है दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक है आज का कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास। तो यहाँ से दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये जो टॉपिक है काफ़ी लंबा है, तो हो सके तो दोस्तों ये 2 से 3 पार्ट में मुझे इसको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए और इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में। जैसे ये दूसरा या तीसरा कंप्लीट हो, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसका टेलीग्राम में दोस्तों इसका PDF आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है दोस्तों कंप्यूटर का उद्भव और विकास, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो है विस्तार किस तरीके से हुआ, पहले के जो कंप्यूटर है किस तरीके के होते थे, उसमें क्या क्या सुधार जो है होता गया, तो इसको हम लोग पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों कंप्यूटर का विकास का जो सबसे पहला जो देखने को मिला था वो था दोस्तों अबेकस। ठीक है, जिसे हम लोग जो है गिनतारा के नाम से जानते हैं। तो अबेकस को दोस्तों जो है जॉन अबेकस के द्वारा जो है ये निर्मित किया गया था। तो यह जो है एक प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार जो है दोस्तों बेबीलोन में हुआ था, जिसमें क्या होता था अंकों की गणना के लिए सामान्य तौर पर होता था। ठीक है, पहले इसमें क्या होता सिर्फ गिनती, ठीक है, अंकों की गणना ही करना था, गिनती जिसमें जोड़ना और घटाना दोनों ही बस थे, इसके अलावा और कुछ नहीं था। ठीक है, इसे संसार का जो पहला गणक यंत्र कहा जाता है। इसे तारों या गिनतारा भी कहते हैं, जिसमें गोलाकार मन के, ठीक है, मन के मतलब क्या होता है दोस्तों मोती, ठीक है, अब जिसे पिरोई जाती है, जिसकी सहायता से गणना को आसान बनाया जा सके। जैसे क्या होता है दोस्तों, जैसे पुजारी होते हैं वो क्या माला रखता है ना अपने हाथ में, उसके बाद क्या करता है वो गिन गिन के क्या करता है वो माला जपते रहता है, मतलब उसमें गिनने का भी काम होता रहता है। ठीक है, जो आप पिक देख रहे हो दोस्तों यही है क्या है अबेकस है। बचपन में आपको जो स्लेट मिलता था दोस्तों प्लास्टिक का या फिर, ठीक है, तो आपने जब उसमें एक साइड क्या दिया रहता था अबेकस, ठीक है, तो उसमें सभी में क्या होता था 10-10 की मोतियाँ लगी होती थी। ठीक है, तो उसमें क्या होता था क्रमवार, जैसे क्या हुआ ये 10 है तो इसमें क्या हो गया, फिर 1 कम हो गया, फिर 2 कम हो गया, 3 कम हो गया, 4 कम हो गया, 5 6 7 8 9 इस तरीके से कम हो गया, 9 कम हो गया, मतलब इधर 1 हो गया। ठीक है, तो ये क्रम क्या हो जाता है, ऐसे इस तरीके से चलता था। अब इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया, उसके बाद आएगा आपका पास्कलियान। ठीक है, तो पास्कलियान जो है दोस्तों फ्रांस के गणितज्ञ जो थे ब्लेज पास्कल, इन्होंने 1642 में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन, ठीक है, जिसे मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहा जाता था, इसका आविष्कार किया। यह केवल जोड़ व घटाव करती थी, अतः इसे एक एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। तो एडिंग मशीन को किस नाम से जाना जाता था क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो पास्कलियान जो नाम है इसे जाना जाता है। और इसकी खोज जो है कब हुई है, 1642 में हुई है। किसके द्वारा खोजा गया दोस्तों, ब्लेज पास्कल के द्वारा जो है आविष्कार किया गया है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इस तरीके से जो प्रश्न घुमा करके पूछे जा सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट जो आया इसके बाद जनरेशन का, वो था डिफरेंस इंजन, या फिर इसे एनालिटिक इंजन भी साथ में कहा जाने लगा। ठीक है, देखिए ब्रिटिश जो गणितज्ञ है चार्ल्स बैबेज, जिसे क्या कहा जाता है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, वो डिफेंस इंजन वाले कंप्यूटर का ही खोज किया गया। ठीक है, तो एनालिटिक इंजन भी उसे कहा गया। तो उन्होंने 1822 में डिफेंस इंजन का आविष्कार किया, जो किससे चलता था, भाप से चलता था, तथा गणनाएं करने में वो आसानी से कर पाता था। और 1942 में 1842 में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित मशीन, जिसको क्या कहा गया दोस्तों, जो ऑटोमेटिक मशीन, ठीक है, एनालिटिक इंजन बनाकर जो इसमें पंच कार्ड का प्रयोग किया। ठीक है, एक कार्ड होता है दोस्तों जिसको पंच कार्ड कहते हैं, उसको क्लिप के माध्यम से उसको फंसाते हैं। ठीक है, कि दिशा निर्देशों के अनुसार जो है कार्य करने की जो क्षमता मूलभूत गणितीय अंक धारणाएं हैं, जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग आदि हो सकता था, इसकी जो है उसने खोज की थी। ठीक है, इसी से प्रश्न आता है दोस्तों जो लेडी अगस्टा, ठीक है, लेडी अगस्टा कौन है, तो सब प्रश्न पूछा जा चुका है कि लेडी अगस्टा कौन है। तो लेडी अगस्टा जो है दोस्तों जो चार्ल्स बैबेज है उनके पर्सनल असिस्टेंट है। इन्हीं के द्वारा जो है पहला प्रोग्राम एनालिटिक इंजन में पहला प्रोग्राम डालने वाली कौन थी, लेडी अगस्टा थी। ठीक है, तो जो है पहला प्रोग्राम किसने बनाया था दोस्तों, लेडी एडा अगस्टा ने बनाई थी। ठीक है, अतः इन्हें दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। उन्हें 2 अंकीय की संख्या प्रणाली, जिसे हम लोग बाइनरी सिस्टम कहते हैं, के आविष्कार का श्रेय भी जाता है। ठीक है, जो हम लोग बाइनरी कहते हैं, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पास 71, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए बोलूँगा तो क्या हो जाएगा, पहले आप 2 से भाग दोगे, फिर 2 से जो जो आएगा उसके बाद क्या करोगे, इसको क्रम में लिखते हो ना, 2 0 1 2 0 2 इस तरीके से। ठीक है, 1 0 के फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 नहीं आएगा, 1
1010001 इस तरीके से क्या होता है आपका बाइनरी में आता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है कि क्या आप जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में योगदान देने वाला कंप्यूटर आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ अ मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको इसके बारे में तो ज़रूर पता होगा। उसके बाद जो है दोस्तों जनरेशन आगे बढ़ता गया। ठीक है, फिर उसके बाद आया आपका सेंसर टेबुलेटर। तो सेंसर टेबुलेटर जो होता था वो 1890 में अमेरिका के जो वैज्ञानिक है हर्बन होलेरिथ, इनके द्वारा जो है यह विद्युत चलित यंत्र आविष्कार किया गया। जो चीज़ें किससे चलती थी, विद्युत से चलती थी। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था वो किससे चलता था, भाप से चलता था। ठीक है, और उसके बाद जो आपका जो हर्मन होलेरिथ ने जो बनाया जिसको सेंसर टेबुलेटर कहा गया, वह जो है दोस्तों पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक से चलने लगा, जिसका प्रयोग जो है अमेरिकी जनगणना में किया गया। इन्हें कंप्यूटर के अनुप्रयोग के लिए मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का आविष्कार का श्रेय भी जाता है। हालांकि पंच कार्ड का जो प्रयोग है जो आपका चार्ल्स बेबेज की जो कंप्यूटर है उसमें भी प्रयोग होता था, लेकिन जो इसका जो श्रेय जाता है वो जिसमें मेमोरी रूप में रहता था। ठीक है, तो इसका जो श्रेय है किसको जाता है, हर्मन होलेरिथ को जाता है। ठीक है, पंच कार्ड जो है कागज का एक बना हुआ कार्ड है जिसमें 5 द्वार छेद बनाकर कंप्यूटर डाटा तथा प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। पंच कार्ड रीडर द्वारा पंच कार्ड का पर स्टोर किए गए डाटा को पढ़ा जाता है। कंप्यूटर के लिए डेटा स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग टेक्सटाइल उद्योग में कपड़ा बुनने की मशीन के नियंत्रण में किया गया। सबसे पहले किसमें किया गया था, टेक्सटाइल्स में इसका जो है सबसे पहले प्रयोग किया गया था, कपड़ा बुनाई वाली मशीन में। ठीक है, अब दोस्तों धीरे धीरे फिर जनरेशन आगे बढ़ा, मार्क 1 आया। मार्क 1 क्या है, जो 1937 से लेकर के 1944 के बीच जो है IBM, जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है, इनके द्वारा इस कंपनी के सहयोग से वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकेन ने, आपने इनको पढ़ा होगा, हार्वर्ड आइकेन ने क्या किया था 1944 में उनके निर्देश से विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र का आविष्कार किया गया था। ठीक है, तो 1944 में ही किया गया था हार्वर्ड आइकेन के द्वारा जो है पूर्ण रूप से स्वचालित विद्युत यांत्रिक मशीन, जिसे क्या कहा गया, मार्क 1 के नाम से जाना गया। अगर सुनने पर दोस्तों ऐसा लगता है मार्क 1 कोई मिसाइल विसाइल है क्या ऐसा, ठीक है, लेकिन मार्क 1 क्या है दोस्तों, आपका जो है कंप्यूटर का ही जनरेशन का है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं ABC जो है दोस्तों ऑटोना सॉफ्ट जो है बेरी कंप्यूटर। ठीक है, तो ये जो है 1939 में जॉन एंटनासॉफ और क्लिफ बोर्ड बेरी के द्वारा वैज्ञानिक ने मिलकर के जो है संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, पहला जो बनाया है दोस्तों, हार्वर्ड आइकेन ने क्या बनाया था, विद्युत यांत्रिक जो है पूरी तरीके से बनाया था, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल का प्रयोग करके दोस्तों जो है जॉन आपका एटनॉसॉफ और क्लिफ बोर्ड बेरी ने मिलकर के बनाया था। इन्हीं के नाम पर इसे ABC का नाम भी दिया गया। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं दोस्तों, जनरेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें देखते जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, सभी को बता रहा हूँ। अगला है आपका ENIAC। ठीक है, जिसने 1946 में अमेरिका के वैज्ञानिक जो हैं JP एक्वर्ट एवं जॉन मूचली, इन्होंने सामान्य कार्यों के लिए पूर्ण रूप से एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसे ENIAC के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी तक तो पूछा नहीं गया इसमें से। अब अगला है दोस्तों IDVAC क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, EDVAC। यह जो है दोस्तों ENIAC कंप्यूटर के प्रोग्राम में परिवर्तन जो है कठिन था। इसी के दौरान इससे निपटने के लिए वॉन न्यूमैन ने संग्रहित प्रोग्राम, जिससे क्या कहा, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा को दी, जिसी के तहत IDVAC का विकास हुआ। ठीक है, मतलब इसमें कुछ जो है ENIAC जो कंप्यूटर था उसमें कुछ जो है कठिनाइयाँ आती थी सुधारने के दौरान, तो उसी को समस्या को समाधान करने के लिए IDVAC जो है उसका नेक्स्ट जनरेशन आया था। ठीक है, अब क्या आप जानते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है अमेरिका के वॉन न्यूमैन का है। इन्होंने डाटा और अनुदेश, मतलब आपका जो है इंस्ट्रक्शन को ही अनुदेश कहा जाता है, दोनों को बाइनरी जो प्रणाली है 0 और 1 में संग्रहित करने का श्रेय दिया था। ठीक है, इसके अलावा लेडी अगस्टा को भी दिया जाता है, लेकिन क्या होता है इसमें जो है वॉन न्यूमैन को ज़्यादा मान्यता दिया गया है। ठीक है, अगर दोनों में ऑप्शन नहीं रहेगा, दोनों में से एक ही रहेगा। ठीक है, यह जो है दोस्तों कंप्यूटर था जिसका प्रयोग जो है व्यापारिक एवं अन्य सामान्य कार्यों के लिए किया गया। पहला जो कंप्यूटर था उसका जो प्रयोग है जिसमें पंच कार्ड का प्रयोग हुआ था दोस्तों, वो
जिसमें टेक्सटाइल अर्थात कपड़ों की जो बुनाई है उनके मशीन में लगता था। ठीक है, और उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है अन्य व्यापार में जो है इसका प्रयोग होने लगा। यूनिवैक जो है इसका भी निर्माण 1954 में ईस्वी हुआ, जिसे GEC ने किया था। ठीक है, इसके बाद आया दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर, जो आज भी चलता है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर एक जो सिस्टम है उसकी स्पीड को निर्धारित करता है। ठीक है, तो 1970 में इंटेल कंपनी, आप देख ही चुके हो इंटेल, ठीक है, कंपनी द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 के निर्माण में कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दी। मतलब क्या हुआ, जैसे ये प्रोसेसर सामने आया, कंप्यूटर में इनबिल्ड हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इतना स्पीड से नेट जो है आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है चलने लगा कि दोस्तों धीरे धीरे क्रांति आ गई। और इसका जो है दोस्तों अलग अलग प्रोसेसर, डुअल कोर, ऑक्टा कोर और फोर्थ कोर, ये सब के क्या है जनरेशन में आने लगा। ठीक है, जैसे अगर इंटेल के जनरेशन की बात करें दोस्तों, तो जैसे यहाँ पास आप चित्र देख रहे हो, ये इंटेल का क्या है, कोर i7 है। ठीक है, तो जनरेशन होता है दोस्तों i6, i5, i7, i8। ठीक है, तो ये जनरेशन होता है। ठीक है, तो इसमें जो कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दिया गया और इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर का कहा गया जब। ठीक है, इंटेल जो है पेंटियम है, सेरेरॉन है तथा AMD वर्तमान में कुछ प्रमुख प्रकार के प्रोसेसर हैं, जिसमें पेंटियम जो है और इंटेल सबसे ज़्यादा क्या चलता है, इंटेल का प्रोसेसर चलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है दोस्तों धीरे धीरे जो है माइक्रो प्रोसेसर आया है, उसके बाद हो गया एप्पल का जो है निर्माण। ठीक है, एप्पल जो है दोस्तों कंपनी है, आपको पता ही होगा, जिसमें 1970 में प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर का जो है निर्माण किया गया, जिसे एप्पल 2 के नाम से दिया गया। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर का विकास। तो कंप्यूटर का जो विकास है, अगर बात करूं तो इसको हम लोग मुख्य रूप से 3 भागों में बांट देते हैं। कंप्यूटर का जो विकास है उसको क्लासिफिकेशन करने के लिए 3 भागों में बांट देते हैं। पहला हमारा जो भाग है वो क्या है, कंप्यूटर के उपयोग के आधार पर। तो उपयोग के आधार पर दोस्तों, जब पहले ज़माने के लोग थे तो उसको हम लोग प्रथम पीढ़ी बोलेंगे। जैसे बुजुर्ग होते हैं तो उनको पीढ़ी के दर पीढ़ी बोलते हैं। समय बीतते जाता है तो पीढ़ी की संख्या बढ़ती जाती है। उसी तरीके से प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पाँचवीं पीढ़ी। तो ये दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर का जो है क्लासिफिकेशन करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अलग अलग तरीक़ों से इसको जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसमें जो था दोस्तों आपका हार्डवेयर के आधार पर है, और दूसरा जो है इसका कार्य पद्धति के आधार पर है वो कि अब। ठीक है, उसके बाद है उसके आकार के आधार पर है, कौन सा कितना आकार का है, कौन कम साइज का है, कौन बड़ा साइज का है। तो इस आधार पर दोस्तों इसका जो है दिया गया है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसमें जो है दोस्तों प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी, और उसी तरीके से अगर हम लोग कार्य पद्धति की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर जो है इसमें आता है। अगर हम लोग आकार एवं कार्य के आधार पर बात करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर, इस तरीके से आता है। इतना ही है दोस्तों, हमको इतना ही पढ़ना है, लेकिन दबा के इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ से दोस्तों इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंटों को पढ़ना, यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। और चूंकि जो है यहाँ पास थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। ठीक है, और इसमें से हम लोग सिर्फ, आज वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी तो हम लोग इसको वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। सिर्फ हो सके तो हार्डवेयर के आधार पर पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी में से जितना हो सके हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रथम पीढ़ी की। अब प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है दोस्तों, इसका जनरेशन माना गया है 1942 से लेकर के 1955 के समय को माना गया है। यह पहली पीढ़ी है जिसमें निर्वात ट्यूब, जिसे वैक्यूम ट्यूब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग होने लगा था। देखिए निर्वात ट्यूब इस तरीके का होता है जिसमें क्या होता है, फिलामेंट लगी होती है अलग अलग क्लिप के अनुसार, अकॉर्डिंग देख सकते हो यहाँ पास, और अंदर का जो रहता है दोस्तों उसमें निर्वात की स्थिति होती है। इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हो रहा था, मतलब जो हमारा जो उसमें सिस्टम रहता है उसमें इसका प्रयोग हो रहा था। ठीक है, इसमें दोस्तों इसके और भी बहुत सारे गुण हैं, उसको देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर मशीन जो है दोस्तों भाषा तथा इसे निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, जिसे लो लेवल प्रोग्राम माइंड लैंग्वेज में तैयार किया जाता था। पहले जो है दोस्तों उसको पहले मशीनी भाषा में कन्वर्ट करते थे तथा उसे निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। दोस्तों इसका जो लैंग्वेज है उस मैं पढ़ाऊंगा, उसका मैं आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा कि हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीनी भाषा, वो सब क्या है। ठीक है, उसी तरीके से डाटा एवं सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए दोस्तों इसमें पंच कार्ड तथा पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, पेपर टेप एक प्रकार का पंच कार्ड के जैसा ही होता था, ये पेपर टेप भी क्या है, एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस ही होता है। ठीक है, तो पंच कार्ड एवं पेपर स्टेप का प्रयोग किया जाता था। तो इसमें तो दोस्तों प्रश्न ये बनता है कि जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें से किसका प्रयोग नहीं होता था, तो आपको दे देगा पेपर टेप, आपका जो है उसके बाद पंच कार्ड, वैक्यूम ट्यूब और आपका ट्रांजिस्टर। तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर का प्रयोग नहीं होता था
प्रथम पीढ़ी में। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए। कंप्यूटर का जो गणना है समय, अगर उसकी गति की बात करें तो 1 मिली सेकंड में 10⁻³ या 1/1000 सेकंड में क्या करता था, वो गणना कर लेता था। पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर है इसका उपयोग मुख्य तौर पर वैज्ञानिक अनुसंधान मतलब एक्सपेरिमेंट में एवं सैन्य कार्यों में प्रयोग होता था। इसके अलावा जो अगर शिक्षा चिकित्सा क्षेत्र की बात करें तो यह कहाँ पर कहीं पास भी इसका उपयोग नहीं होता था। ठीक है, चलिए। और दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो चीज़ समझ नहीं आ रही है उसको बिल्कुल कमेंट कीजिए। ठीक है, उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा समय ज़रूर लग सकता है लेकिन रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। जो इसका आकार जो है बड़े होते थे, काफ़ी बड़े होते थे दोस्तों, क्योंकि ये प्रथम पीढ़ी का था, इसमें कोई भी सुधार नहीं हुए थे। और यह जो है ऊर्जा खपत करने वाली थी, काफ़ी मात्रा में ऊर्जा ये लेता था। इसकी भंडारण क्षमता कम थी, मतलब इसका स्टोरेज जो डिवाइस है वो काफ़ी कम था, जिस वजह से इसमें क्या है वो स्टोर करने की जो क्षमता है वो बहुत कम थी। जल्दी से मेमोरी फुल बता देता था। जैसे आजकल का जो मोबाइल है जिसमें बहुत सारे डेटा को स्टोर करते हो, लेकिन उसका एक्सपेंड कर सकते हो मेमोरी को बढ़ाने के लिए, लेकिन क्या होता है आपको मेमोरी फुल जो बताता है ना, इसमें जो क्षमता है आप जो है आप वर्तमान में भी देखे हो 16 GB 32 GB 64 GB का इंटरनल जो आपका स्टोरेज रहता है, उसमें मात्र दोस्तों 1 KB 2 KB ज़्यादा से ज़्यादा 64 KB तक के ही स्टोरेज डिवाइस होते थे, जिसका कंप्यूटर का आकार लगभग एक बड़े कमरे के आकार के जैसा होता था। अगर इसमें त्रुटि की बात करें दोस्तों तो इसमें संभावना भी अधिक रहती थी, काफ़ी एरर भी इसमें आते थे। इसका संचालन एक खर्चीला काम था, भाई बड़े कंप्यूटर सिस्टम को चलाओगे तो खर्च तो आएगा ही। ठीक है, निर्वात ट्यूब द्वारा अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए इसमें वातावरण जो है वातावरण में रखना पड़ता था। अब वैक्यूम ट्यूब को चलाना है तो उसके अनुसार हमको वातावरण भी क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे कोल्ड स्टोरेज है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वातावरण को ठंडा रखना पड़ेगा ना भाई, उसी तरीके से वैक्यूम ट्यूब को भी रखने के लिए जो है हमें निर्वात जो है उसके अनुसार जो है हमें जगह की आवश्यकता होती थी। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों एक जो है यूनिबैक है, इन सब के बारे में भी मैंने आपको बताया। उसी तरीके से IBM है, मार्क 1 है, इन सब के क्या है ये प्रथम पीढ़ी के जो है कंप्यूटर हैं। ठीक है, 1952 इसमें डॉक्टर जो ग्रेस हॉपर द्वारा जो है असेंबली भाषा, ठीक है ये भी लैंग्वेज ही है दोस्तों, असेंबली लैंग्वेज के आविष्कार में प्रोग्राम लिखना कुछ आसान हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से इतनी सब खासियत थी जो है दोस्तों प्रथम पीढ़ी में, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। तो हम लोग काफ़ी समय बीतता गया। देखिए पहला जो जनरेशन था वो 1942 से लेकर के 1955 तक था, और जो दूसरा था दोस्तों दूसरा जनरेशन वो 1955 से लेकर के 1964 तक का था। अगर दूसरे पीढ़ी की बात करें तो उसमें कंप्यूटर के निर्वात जो है वो निर्वात ट्यूब की जगह जो है आपका सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक जो है ट्रांजिस्टर ने ले लिया था। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर क्या होता है दोस्तों, तो ट्रांजिस्टर एक ऐसा टर्मिनल होता है जिसमें से क्या होता है 3 टर्मिनल होता है। ठीक है, एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसा टर्मिनल होता है 3 टर्मिनल जिसमें निकले होते हैं। ठीक है, जिसका उपयोग जो है अपेक्षाकृत हल्के छोटे तथा कम विद्युत खपत वाले होते थे। ये कौन सी पीढ़ी है दोस्तों, दूसरी पीढ़ी पढ़ रहे हैं। पहले पीढ़ी में हमने जो पढ़ा था उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, और ये जो दूसरी पीढ़ी है उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। ठीक है, अब दोस्तों ट्रांजिस्टर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आता है NPN ट्रांजिस्टर और दूसरा जो है दोस्तों आपका PNP ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, तो इसमें दोनों तरीके का ट्रांजिस्टर प्रयोग होता था। देख सकते हो आप ये ट्रांजिस्टर जिसमें से 3 टर्मिनल होता है, एक जो है कलेक्टर है, दूसरा बेस है, तीसरा क्या है इमेटर हो। ठीक है, तो यहाँ से हमेशा कलेक्टर से क्या होता है वो जाता है विद्युत जाता है, और नीचे बेस से जाना होता जाता है, और दूसरा है इमेक्टर जो है इमेटर से आप क्या होता है वो निकलता है। ठीक है, कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय असेंबली भाषा में तैयार किया गया, और असेंबली भाषा के प्रोग्राम में लिखने के लिए आपका निमोनिक्स जो कोड है उसका प्रयोग किया गया। ठीक है, आपका लैंग्वेज आप जानते ही होंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, क्योंकि लैंग्वेज का अलग से और जो है टॉपिक आने वाली है उसमें आपको पूरी तरीके से डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। जो इसमें दोस्तों असेंबली भाषा में सॉफ्टवेयर तैयार करने में काफ़ी आसानी होती थी। ठीक है, अभी जो हम लोग जो सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं वो कोडिंग के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से, कोडिंग। और वो कोडिंग क्या होता है, आपका जावा स्क्रिप्ट हो सकता है, HTML कोडिंग हो सकता है, या आपका PHP कोडिंग होता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट है। डाटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए मेमोरी के रूप में चुंबकीय भंडारण उपकरण का प्रयोग जाता था। मैग्नेटिक स्टोरेज डिस्क या डिवाइस का उपयोग इसमें किया जाता था। ठीक है, जिसको वो भी उसके भी आकार काफ़ी बड़ा बड़ा होता था। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क आदि इनके प्रारंभ में हुए थे। इनके भंडारण क्षमता तथा कंप्यूटर की गति में भी क्या हुई थी, बहुत वृद्धि हुई थी। इसके बाद है दोस्तों कंप्यूटर के प्रोसेसर करने की जो गति है तीव्र हुई, जिसे अब माइक्रोसेकंड में मापा जाता है। 1 माइक्रोसेकंड जो है दोस्तों 10⁻⁶ सेकंड या
इतने में हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से व्यवसाय तथा उद्योगों में दोस्तों कंप्यूटर का जो प्रयोग है धीरे धीरे आरंभ हो गया था। ठीक है, पहले जो दोस्तों सिर्फ व्यवसाय में होता था, उसके बाद अब उद्योग में भी शुरू हो गया। उसके बाद है दोस्तों बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस समय जो है शुरू हुआ था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक अलग सा चैप्टर आएगा। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से सॉफ्टवेयर को कोबोल भाषा, एक कोबोल क्या है, एक प्रकार का भाषा है। ठीक है, जो कॉमन बेसिक जो है ओरिएंटेड लैंग्वेज, और इसे फोरटॉन जैसे उच्च स्तरीय भाषा का विकास IBM, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा किया गया। इसे प्रोग्राम लिखना अब बहुत ही आसान हो गया था। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों इसमें और भी आप इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो है ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में जो है लेबोरेटरीज इसमें जॉन वार्डिन एवं विलियम शाक्ले तथा वाल्टन ब्रेटेन द्वारा किया गया था। इसमें दोस्तों अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन Si तथा जर्मेनियम जिसे Ge द्वारा दर्शाया जाता है का बना ट्रांजिस्टर एक तीव्र स्विच डिवाइस बनाता है। अब दोस्तों इस खोज के लिए इन तीनों वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल प्राइज़ जो है इसे मिला है। ठीक है, जॉन वार्डिन, विलियम शाक्ले तथा वाल्डन ब्रेटेन। और ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया है। ठीक है, और उसे नोबेल प्राइज़ दो दोस्तों, ये कॉमन सी बात है, आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी में हमने पढ़ा किसका प्रयोग किया हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का। दूसरे में हमने पढ़ा दोस्तों आपका जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। अब तीसरी पीढ़ी में जो है दोस्तों मिनी ट्रांजिस्टर का प्रयोग जो होना स्टार्ट हो चुका था, और अब वो जो है पूरी तरीके से IC चिप का रूप ले लिया था। तो तीसरा कंप्यूटर जो है दोस्तों ट्रांजिस्टर की जगह जो है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसे IC चिप के नाम से जाना जाता है, इसका प्रयोग जो है प्रारंभ हो चुका था। SSI द्वारा जो है बाद में MSI का विकास हुआ, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर है, प्रतिरोध है तथा संधारित्र, ट्रांजिस्टर प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, कैपेसिटर मतलब संधारित्र का निर्माण संभव हुआ। ठीक है, अब ये आपको देख रहे हो दोस्तों जो है क्या है, एक प्रकार का IC है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम जो है इसमें डाले होते हैं। ठीक है, यहीं से ये क्या करता है कंप्यूटर में प्रयोग होना स्टार्ट। ये तो देख रहे हो अब ये पूरी तरीके आधुनिक है, इसमें क्या है बहुत सारे टर्मिनल हैं, इसी के अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस है, IC जो है प्रोग्राम इसमें डाला हुआ है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आपके जो जितने भी चार्जर हैं आपको उसमें भी देखने को मिलेगा, झालर वाले लाइट है उसके जो बॉक्स रहता है कंट्रोल वाला उसमें भी देखने को मिलेगा, टिप टॉप घड़ी में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इनपुट तथा आउटपुट उपकरण के लिए इसमें जो है क्रमशः कीबोर्ड एवं मॉनिटर का प्रयोग जो है प्रचलित हुआ तीसरी पीढ़ी के जो समय में। ठीक है, उससे पहले जो है आपका माउस और कीबोर्ड नहीं होता था। कीबोर्ड के जो प्रयोग है उसमें कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश डालना आसान हुआ करता था। मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क के भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई एवं सेमीकंडक्टर भंडारण उपकरण का विकास हुआ। उसी के अलावा रैम के कारण कंप्यूटर की गति जो है स्पीड हो चुकी थी। ठीक है, और अब रैम का आविष्कार कौन सी पीढ़ी में हुआ ऐसा बोलेंगे दोस्तों, तो कौन सी पीढ़ी आएगा, आपका तीसरा पीढ़ी में आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट को लेकर के मैं चल रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर होते जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाएगा तो बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कंप्यूटर का जो गणना है वो नैनो सेकंड में होता था, 10⁻⁹। जो दूसरी पीढ़ी की थी दोस्तों उसमें क्या होता था, 10⁻⁻6 में होता था, और इसमें क्या हो रहा है 10⁻⁻6 सेकंड में जो है गणनाएं करना शुरू कर चुका था तीसरा जो है पीढ़ी में। और बात करें तो कंप्यूटर का जो आविष्कार है उसको व्यक्तिगत उपयोग प्रारंभ हुआ। पहले क्या होता था, सिर्फ व्यवसाय एवं उद्योग में इसका प्रयोग होता था, अब उसके बाद व्यक्तिगत पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी इनका प्रयोग होना स्टार्ट हो चुका था। और उच्च स्तरीय भाषा की बात करें तो उसमें उच्च स्तरीय भाषा के रूप में PL1, पास्कल और बेसिक जैसे विकास हो चुका था। अगर टाइमर शेयरिंग वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास हो चुका था। टाइमर शेयरिंग मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर को जो है कनेक्ट करना, वो क्या कहलाता था, टाइम शेयरिंग जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता था। ठीक है, मतलब यहाँ बैठ करके दूसरे कंप्यूटर के सिस्टम को कंट्रोल करना और दूसरे सिस्टम को यहाँ बैठ करके कंट्रोल करना टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री प्रारंभ हो चुकी थी। बहुत सारी कंपनियां जो है इसको लेकर के आगे आए हुए थे। इसके उपयोगकर्ता अनुसार जो है दोस्तों सॉफ्टवेयर ले सकता था।
अपने अनुसार। जैसे हमें भी अगर आज कंप्यूटर खरीदना है तो दोस्तों हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग खरीद सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर ज़रूरी तौर पर जब हम हार्डवेयर खरीदेंगे तो आसानी से उसमें इंस्टॉल इनबिल्ड आपको मिलता है, ठीक है, असेंबल करके आपको दिया जाएगा, जिसमें मॉनिटर अलग मिले खरीद सकते हो, कीबोर्ड अलग खरीद सकते हो, माउस अलग खरीद सकते हो, CPU अलग खरीद सकते हो, अलग अलग कंपनियों के खरीद करके असेंबल कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि 1965 ईस्वी में जो है दोस्तों आपका DEC, ठीक है, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा जो है प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर जो है जिसे PDP-8 का आविष्कार किया गया था, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों वो तीसरा जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसको देख रहे थे। और इसके बारे में और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो क्या है, इसे IC के नाम से जाना गया है, जिसे 1958 में जैक किल्बी द्वारा तथा रॉबर्ट नोई के द्वारा जो है इसको खोजा गया था। सिलिकॉन की जो सतह पर बने हुए औद्योगिकी के माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम ही IC चिप रखा गया, जिसमें अर्धचालक का प्रयोग होता था। अर्धचालक के रूप में आपका जो है सिलिकॉन एवं जर्मेनियम का प्रयोग होता था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए, ठीक है। जिस तरीके से दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि जो है ट्रांजिस्टर का खोज किसने किया था। मैं 3 बार आपको बताया हूँ, आपको बताइए कमेंट करके कि जो है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया है। तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, हम लोग चौथी पीढ़ी है, पाँचवीं पीढ़ी है, आगे देखेंगे। उसके बाद दोस्तों उसकी गति के आधार पर, उसके आकार के आधार पर जो और है उसको हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो वीडियो है उसमें लाने वाला हूँ। उसके बाद है दोस्तों आपका जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार का क्वेश्चन, इससे सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस सभी को मैं आपको बताने वाला हूँ। और सभी को लास्ट में एक बार जो है कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं उसको एक साथ समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। और मैथमेटिक्स के अलावा दोस्तों आपका जो है ट्रिक है उसके लिए प्लेलिस्ट में बना करके रखा हूँ, उसको जरूर चेकआउट कर लीजिए। और इसके लिए कौन सा बुक जो है बेस्ट रहेगा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। जब दोस्तों इसका दूसरा तीसरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा, तो इसका PDF भी आपको जो है मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिए, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर बार जो है यूट्यूब वाला वीडियो जब पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन नहीं भेज पाता। तो जो है आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो है वहाँ पास हमेशा जो है नोटिफिकेशन या और मेरे द्वारा जो है पोस्ट होता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।